नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 4 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई है। बताएंगे किस मामले को लेकर ये बैठक बुलाई गई है दोस्तों। झारखंड के अंदर होने वाला है नया खेला। ईडी के समन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने नकार दिया है दोस्तों। इसी के साथ में एक विधायक का इस्तीफा लेने के पीछे क्या है रणनीति, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ IIT BHU में हुए रेप कांड मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार मणिपुर को लेकर बयान जारी कर दिया है। बताएंगे प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। और भाजपा के मंत्री ने शपथ लेने के साथ ही अपने दफ्तर के अंदर गोलवालकर की फोटो लगा दी है और अंबेडकर की फोटो हटाई है, जो नया विवाद का कारण बन गया है। इसी के साथ में गोदी मीडिया के एंकर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। बताएंगे कहां पर FIR दर्ज कराया गया है और देश भर के 8 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से हड़ताल की गई है। बताएंगे मोदी सरकार के किस कानून का विरोध किया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को गोदी मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलते वक्त गोदी मीडिया को कानून का डर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जनवरी को लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसके लिए बैठक बुलाई गई है दोस्तों। चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी सामाजिक कल्याण और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा करेगी। घोषणा पत्र को लेकर पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें TS सिंहदेव को संयोजक बनाया गया था। उनके नेतृत्व में यह बैठक होने वाली है। पार्टी ने बताया है कि व्यापक तौर पर सामाजिक कल्याण आर्थिक मसलों को अहमियत दी जाएगी। जातीय जनगणना के साथ साथ तमाम राज्यों के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसी के साथ में कई सारी और भी चीजें हैं जिसे घोषणा पत्र में ऐड किया जाएगा दोस्तों। बैठक में कई और बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और RJD की सरकार झारखंड के अंदर चल रही है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी की ओर से नोटिस दिया जा रहा है, समन भेजा जा रहा है और पूछताछ के लिए आने के लिए कहा जा रहा है। 6 समन जारी किए गए थे। 6 के 6 समन के डेट पर हेमंत सोरेन नहीं गए। इसके बाद 31 दिसंबर तक के लिए 7वां समन जारी किया गया और मुख्यमंत्री से कहा गया कि आप अपने हिसाब से अपने तारीख और अपने जगह के हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन ईडी को इसका भी जवाब नहीं दिया गया है। यानी 7वां समन भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि माना जा रहा है कि ईडी की ओर से अब एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे तो राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि जनता के बीच में बड़ा मैसेज जाने वाला है दोस्तों। क्योंकि बार बार समन भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री को, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को कोई समन नहीं जारी किया जा रहा है, जो कई सारे बड़े बड़े घोटालों में शामिल रहे हैं, जिन पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और RJD ने मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है। रणनीति यह है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे राज्य भर के अंदर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और तब तक लोकसभा के चुनाव भी आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में भारी नुकसान हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में सरकार एकदम सही से चलते रहे, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री की पत्नी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन की पत्नी को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही है और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरफराज अहमद ने कहा कि वो अपने निजी कारण के कारण अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रणनीति यही है कि मुख्यमंत्री को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद की सीट से। और जैसे ही वो चुनाव जीत कर आएंगी वैसे ही वो अगले बचे कुचे सरकार के कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे और उसके बाद 2024 के अंत होते होते झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पूरी स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर आगे बढ़ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आंध्र प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी YS शर्मिला को अपने साथ में लेकर आना चाहती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और YSRCP पार्टी को तगड़ा झटका इसलिए लगेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी YS शर्मिला को अपनी पार्टी में शामिल करा के TDP के साथ गठबंधन करने जा रही है और एक बड़ा मोर्चा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ खोला जाएगा दोस्तों। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि पूर्व YCP के MLA रामकृष्ण रेड्डी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ अन्य नेताओं के भी आने को लेकर चर्चाएं चल रही है। साथ साथ हिट एंड रन मामले को लेकर मोदी सरकार एक कानून लेकर आई है। इस कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को हिट कर देता है या एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद अगर वो मौके से भागने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। जो पहले मात्र 2 साल थी उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और 7 लाख तक के जुर्माने की बातें कही गई है दोस्तों। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर ड्राइवर्स ने एक साथ मिलकर विरोध किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ड्राइवर मैदान में उतर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। सबका मानना है कि मोदी सरकार ये कानून लाकर ड्राइवरों, खासकर कमर्शियल व्हीकल वाले ड्राइवरों को परेशान कर रही है और यहाँ तक कि प्राइवेट लोग भी अगर गाड़ी चलाएंगे तो उन पर भी ये नियम लागू होगा। तो देश भर के सारे गाड़ी चलाने वाले लोगों को विरोध करना चाहिए, ये मांगे की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ IIT BHU में जो रेप केस में 3 आरोपी पकड़े गए हैं, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, IT सेल के बड़े अधिकारी है और ऐसे में दोस्तों इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी चीजें खंगाली जा रही है और कई सारे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इन लोगों पर रेप का आरोप 1 नवंबर को लगा था। इसके बाद से लगातार ये फरार चल रहे थे। 60 दिन के बाद गिरफ्तार
गिरफ्तारी हुई बिना एनकाउंटर के। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल से ये लोग जुड़े हुए थे। 5वें दिन पीड़िता ने फुटेज देखकर इन लोगों को पहचाना था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इन लोगों की पहचान जब घटना के 5 दिन बाद हो गई थी तो इनकी गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा, इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव थे और ये लोग चुनाव में आईटी सेल से जुड़े हुए थे। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर पुलिस प्रशासन के लोगों को चुप कराने का प्रयास किया होगा और कहीं ना कहीं ऊपर से भी दबाव होगा, क्योंकि इतना दिन किसी भी अपराधी को पकड़ने में नहीं लगता है, खासकर ऐसे अपराधी जो हाई प्रोफाइल हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों क्यों इतना दिन लगा है इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और मीडिया में क्यों इनकी खबरें नहीं चलाई जा रही है। साथ प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं और हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए गो बैक मोदी के ट्रेंड कराए जाते हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड देखने को मिला है। भाजपा के लोगों का आरोप है कि डीएमके के लोग बार बार इस तरीके का ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है तो माना जा सकता है कि डीएमके आईटी सेल बीजेपी आईटी सेल से काफी आगे निकल चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कोई बयान नहीं आने पर लोग काफी ज्यादा नाराज है। कई सारे लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के मामले पर दखल देना चाहिए और कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री ने बीते दिन मणिपुर को लेकर एक ट्वीट किया दोस्तों। बड़ी बात यह कि लोगों को लगा कि शायद प्रधानमंत्री मणिपुर में चल रहे वायलेंस को लेकर कुछ बोलेंगे, लोगों के राहत के लिए कुछ मैसेज देंगे, लोगों को बताएंगे कि कब तक उनको हिंसा से राहत मिल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जन्मदिन का विश किया है दोस्तों। यानी लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री इस मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो राज्य के अंदर हिंसा रोक पाने में पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई घटना बीच बीच में सामने आ ही जाती है, खासकर मणिपुर से जुड़ी हुई। और ऐसे में एन बीरेन सिंह को एक विफल मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, इसके बावजूद नहीं हटाया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने व्यक्ति ने आरएसएस के लोगों की अपनी दफ्तर के अंदर फोटो लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जब अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगी हुई थी दोस्तों। लेकिन इन चारों की फोटो से ऊपर जो 3 फोटो लगी हुई थी उसमें आरएसएस के लोगों की फोटो दिखाई दे रही है। इसमें भारत माता की फोटो लगी हुई है और आरएसएस के गोलवालकर और हेडगेवार की फोटो लगी हुई है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग तो कभी भी सरकारी दफ्तर में नहीं लगाए जाते रहे हैं, यानी इनकी फोटो किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं देखी जाती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि ना इनका आजादी में कोई बड़ा रोल है और ना ही कभी ये कोई राजनीतिक पद पर या देश के संवैधानिक पद पर रहे हैं, तो इनकी फोटो क्यों लगाई जा रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई बोली, कहा संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने लेकिन कुर्सी पर बैठते ही संविधान निर्माता अंबेडकर की फोटो हटाकर आरएसएस के संस्थापक की फोटो लगा दी गई। भाजपा सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने पदभार ग्रहण करते ही दीवार से बाबा साहब अंबेडकर जी और महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार की तस्वीर लगा दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ समाजवादी पार्टी ने मीडिया से जुड़े हुए, खासकर गोदी मीडिया से जुड़े हुए एक पत्रकार के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में पुलिस आयुक्त से मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ टीवी डिबेट में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया और इसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह, विधायक एवं पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, विधायक अरमान खान, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप, जिला अध्यक्ष जय सिंह, जयंत महानगर के अध्यक्ष सुशील दीक्षित शामिल रहे। समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रभारी अरविंद कुमार ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र में कहा है कि 30 दिसंबर 2023 को न्यूज चैनल के एंकर दीपक चौरसिया ने जी न्यूज के एक डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल दोस्तों भाजपा की भाषा का इस्तेमाल करते हुए गोदी मीडिया का एंकर समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहा था, यानी खुलेआम भाजपा की भाषा बोली जा रही थी। इस दौरान सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करके धार्मिक विद्वेष, धार्मिक उन्माद फैलाने और समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। दीपक चौरसिया ने इस तरह एक विशेष राजनीतिक पार्टी को 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने की नीयत से ऐसा कहा है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों के करोड़ों लोगों को अपने साथ में लेकर चलती है। दीपक चौरसिया एंकर और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के उक्त कथन से समाजवादी पार्टी को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दीपक चौरसिया एवं एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग करता है। राजेंद्र चौधरी की ओर से जानकारी दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन दोनों के खिलाफ जो खुलेआम भाजपा समर्थक बने हुए हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी और बीएचयू के रेप कांड में पकड़े गए आरोपी की तस्वीर को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपका आशीर्वाद बना रहे और इस तस्वीर में आरोपी को वॉशिंग मशीन में दिखाया गया है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ वॉशिंग मशीन बताकर तंज कसा गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के अंदर टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कब होगा ये बड़े सवाल है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से जुड़ी एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद
पवार ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग से सीट शेयरिंग काफी हद तक साफ हो गई है। 8 से 10 दिन में आप लोगों तक भी जानकारी पहुंच जाएगी। ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारा किस तरीके से किया जाता है। साथ साथ आपराधिक कानून को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद में मंजूरी मिलने के बाद नए प्रावधान लागू हो गए हैं और ऐसे में हिट एंड रन से जुड़ा हुआ मामला जो मोदी सरकार ने बदलाव किया है, जिसके खिलाफ देश भर के अंदर चक्का जाम किया गया। बीजेपी के लोग इस पर अभी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि कानून को कब वापस किया जाएगा, क्योंकि देश भर के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट संगठन एकजुट हो रहे हैं और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं मोदी सरकार के खिलाफ एक और किसान भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और देश के ड्राइवर भी अब मैदान में उतरने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत जरूर गई हो, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी कलह अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर गौतमपुरा नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला भी फूका है। ये मलाई का बंटवारा है, कभी खट्टा कभी खरा है। मामला दोस्तों इस प्रकार है, कैलाश विजयवर्गीय एक मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनोज पटेल जैसे लोग भी जीत गए, जिसके बाद मनोज पटेल के समर्थक काफी ज्यादा भड़क गए। हालांकि वो बीजेपी के नेता है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोला गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी सीटें मिल गई, इसके पीछे लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जमकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया गया और यही बड़ा कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों की तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार बीजेपी के लिए करते हैं। खुलकर उनकी भी हकीकत जनता के सामने आने लगी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पर निशाना, तकनीक को हथियार बनाना बंद करे भाजपा, मनरेगा के पेमेंट में आधार आधारित सिस्टम लागू करने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों को एक सामान्य आय से रोकने का प्रधानमंत्री का नया साल का क्रूर तोहफा है। मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री का तिरस्कार अब कई तरीके से एक्सपेरिमेंट में बदल गया है। देश के लगभग 10.5 करोड़ मजदूर इस योजना का लाभ उठाने के योग्य नहीं रहेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि इस देश में 25 करोड़ मनरेगा मजदूर है, जिसमें से 14 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं। 27 दिसंबर तक कुल मजदूरों की संख्या 34% यानी 8.9 करोड़ और एक्टिव मजदूर यानी 12.7% यानी 1.8 करोड़ अब एपीएस के लिए योग्य नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि मोदी सरकार की ओर से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है, यानी आधार दिखाने के बाद ही पेमेंट हो पाएगा दोस्तों। और देश के अंदर कई लोगों के पास या तो आधार नहीं है या फिर वो आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए कई सारे मशक्कत का सामना कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि लगभग ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जो पूरी योजना से वंचित होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है दोस्तों, और अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर गोल्डी बरार पर एक्शन लिया गया है दोस्तों। सरकार ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। लगभग 2 साल के बाद यह फैसला लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू किया गया है, जिसके तहत सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति यहां पर आकर खेती नहीं कर पाएगा, यानी खेती के लिए जमीन लेने पर रोक लगा दी गई है। और कई सारे बदलाव उत्तराखंड के अंदर जमीन से जुड़े मुद्दे पर किए जाने वाले हैं। साथ साथ राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने बुलाई बैठक। आज जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के कई और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर उद्घाटन को बीजेपी के लिए चुनाव का शंखनाद बनाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली से लेकर पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर कई सारी चिंताएं हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट बंटवारा हो पाएगा। और अब कांग्रेस पार्टी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता ने की है दोस्तों, जिससे यह साबित हो चुका है कि अब राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन बनना लगभग असंभव है। साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर गलत टिप्पणी करने का जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी बोले, कहा ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर गठबंधन बने। हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार है, एक बार फिर से मुर्शिदाबाद के अंदर टीएमसी को जबरदस्त शिकस्त देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता की यह टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से संकेत दिए जाने के बाद आई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस करेगी, जिसे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुर्शिदाबाद के अंदर तो इनको चुनावी शिकस्त हम लोग देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ टीएमसी के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई सारी टिप्पणी की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों के अटूट समर्थन के बल पर हम इस महान लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए आवाज उठाते रहेंगे। किसी भी बुरी ताकत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सभी तरह के आतंक के खिलाफ हम अपने देश के आम लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 में की थी, जिसकी सालगिरह मनाई गई है दोस्तों। साथ साथ अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आरजेडी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, बीजेपी के लोग इसे हिंदू समाज के अपमान वाला पोस्टर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर
पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग होता है। यानी दोस्तों सावित्रीबाई फुले को कोट करते हुए ये बातें लिखी गई है। ये आरजेडी की ओर से टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि सावित्रीबाई फुले ने जो अपनी किताबों में लिखा है, जो उनका अपना पढ़ाने का तरीका रहा है, जो उन्होंने इतिहास में की है, वो बातें छापी गई है, जिसमें वो कहती है कि मंदिरों का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग होता है, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का आना। मंदिरों की घंटी बजती है तो हमें संदेश देता है कि अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता का, और जब स्कूल की घंटी बजती है तब ये संदेश मिलता है कि हमें तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। सावित्रीबाई फुले के टिप्पणी को लेकर भाजपा के लोग अब कह रहे हैं कि आरजेडी हिंदू समाज का अपमान कर रही है, जबकि भाजपा को सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के इस कथनों को किताबों से हटाना चाहिए अगर उनको लगता है कि हिंदू समाज का अपमान है। कुल मिलाकर दोस्तों देश के आजादी में संघर्ष करने वाले बड़े बड़े लोगों के लेखों को भी बीजेपी पसंद नहीं कर पा रही है। साथ साथ बीजू जनता दल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को अपने अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री दामोदर राउत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। उनको निष्कासित कर दिया गया है। आदेश में दामोदर राउत को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है। दोस्तों माना जा रहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। वहीं पर तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम सिंचाई परियोजना की खामियों को लेकर न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बने कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के खंभे डूबने और पानी का रिसाव होने और कई सारे भारी नुकसान को लेकर जांच कराई जा रही है। तेलंगाना के कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई तो झोल है, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसी परियोजनाओं में पानी का रिसाव नहीं होता, यानी प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा झोल है जिसे पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है दोस्तों की करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हो और कच्चा माल लगाया गया हो। जो भी अपडेट इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सभी के बीच समन्वय होना चाहिए, लेकिन मेरी आस्था मेरा व्यक्तिगत चीज है। इसका सार्वजनिक और अभद्र प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम सचमुच पृथ्वी पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी से 2 ही सवाल पूछेंगे कि पहला ये कि युवाओं का रोजगार कहाँ है, और दूसरा ये कि देश में इतनी महंगाई क्यों है, संपत्ति का बंटवारा 5 लोगों के बीच क्यों हो रहा है। आप लोग अपनी राय जो लिख कर बताएगा। दोस्तों साथ साथ क्या 72,000 वाले वादे के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी से यात्रा शुरू करेगी। 20 मार्च को यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी ने इसका नाम रखा है भारत न्याय यात्रा। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी न्याय योजना को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2019 के अंदर वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 6,000 रुपए हर महीने न्याय स्कीम के तहत लोगों को दिए जाएंगे, यानी 72,000 रुपए सालाना लोगों को मिलेगा न्याय स्कीम के थ्रू। कांग्रेस पार्टी के इस वादे को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा और न्याय स्कीम जनता तक पहुंचाई जाएगी, और इसीलिए यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया है। साथ दोस्तों बहुजन अघाड़ी मोर्चा के नेता प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि चुनावी तैयारी के बजाय कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा में बिजी है। सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र के अंदर हो जाना चाहिए। लगातार भड़क रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। उनका मानना है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, जो फैसला लेना है जल्दी लेना है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। दोस्तों साथ साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया है। रोहतक में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा मैदान में उतरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों के पास जाकर उनको मिठाई खिलाई है और उनका आशीर्वाद भी लिया है, आश्वासन लिया है। आने वाले चुनाव को लेकर व्यापारियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये खबर हरियाणा से सामने आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, लोगों से संपर्क साधे जा रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी संगठन में घमासान का दौर जारी है। पार्टी की हार को लेकर संगठन पर सवाल उठाने वालों को नोटिस जारी कर पार्टी से निलंबित या निष्कासित किया जा रहा है। दूसरी तरफ से एक के बाद एक पार्टी के नेता भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। त्याग पत्र का कारण निजी बताते हुए प्रदेश सचिव से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साथ साथ दोस्तों कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सरकारी कामों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को लेकर दावा किया है कि कोई भी बदलाव नहीं होंगे, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों क्या अपने वादे को पूरा करते हैं या फिर योजनाएं बंद करेंगे। असल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि जिस राम राज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी उसको आज साकार किया जा रहा है। जो लोग राम से नफरत करते हैं उनका भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि उनके बयान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी के राम राज्य और बीजेपी के राम राज्य में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, क्योंकि बार बार ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपने लोगों तक